टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। कल हमने स्टार्ट किए थे एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। स्टॉप टॉकिंग का हिंदी में मतलब होता है बातचीत बंद कर दो। इनको नहीं पता हिंदी में भी बोल रहा हो, चुप रहो जरा। अभी टेक्स्ट बुक ओपन करो नालायक लोग। पेज नंबर 74। हम लोगों ने एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिए थे ना। उसमें जो सबसे पहला है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, उसको पढ़ भी लिया हमने, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में हम लोगों ने टोटल 4-5 एंथैल्पी को स्टडी किया। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसके ऊपर बेस अगर जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह थे वो भी हमने कर लिए, है कि नहीं। अभी सेकंड स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, इसमें टोटल हमको 3 एंथैल्पी पढ़ना है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहला कौन सा बेटा, और इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है, खाली डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो, उतना काफ़ी है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मिला। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इधर देखो सब लोग। किसी भी केमिकल का आपको गैस फॉर्म लेना है। कौन सा फॉर्म लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्म लेना है, बोल, गैस फॉर्म लेना है। और 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल। तो किसी भी केमिकल का आपने गैस फॉर्म लिया है 1 मोल, और उसमें से आपको 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, बोल, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम लिया, गैस, सॉलिड में नहीं, किस में लेना है, गैस में। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, उसमें से 1। तो बेटा जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को खो देती है वो क्या बन जाती है, आयन, या टू बी मोर प्रिसाइज कैटायन, है कि नहीं। तो इस प्रोसेस को करने में जितनी एंथैल्पी लगेगी उस एंथैल्पी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। उस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, बोल, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी किसी भी सब्सटेंस के गैसियस फॉर्म के 1 मोल में से 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है या जितनी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, उस एंथैल्पी का हम लोग क्या बोलते हैं, बोल, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है ना। डेफिनेशन देखेंगे सब लोग क्या दिया, अंडरलाइन कर देखो। It is the enthalpy change that accompanying the removal of n electron. n electron मतलब 1 electron, n electron from 1 mole of gaseous atom. किसी भी गैशियस एटम के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एंथैल्पी रखती है, अकम्पनी करती है, उस एंथैल्पी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। समझ में आ रहा है अच्छे से। जैसे यही सेम रिएक्शन आपको नीचे दी हुई है और उसकी एंथैल्पी भी दी है, देख 494 किलो जूल। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है मतलब हीट देनी पड़ रही है, हमको हीट मिल रही है, हीट देनी पड़ रही है। पॉजिटिव मतलब हीट ऐड हो रही है ना। जब हीट रिमूव होती है किसी प्रोसेस में तब नेगेटिव आता है ना। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये पॉजिटिव है, मतलब इसमें से हीट रिमूव नहीं हुई बल्कि हीट ऐड हो रही है, मतलब हम लोग दे रहे हीट। अब ये वो सिस्टम है, हम लोग सराउंडिंग है। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो सिस्टम है और हम लोग सराउंडिंग है। तो पॉजिटिव हीट आ रही मतलब इसमें हीट ऐड हो रही है, हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं इसमें। यही अगर नेगेटिव होती मतलब हीट रिलीज होती, सिस्टम हमको हीट देता, इसमें से हीट निकलती। यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम लोगों को हीट देनी पड़ती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव देख रहे हो सर, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम लोगों को हीट देनी पड़ती है। समझ रहे। अच्छा एक बात और है, समझ, एक एटम था, इधर एक एटम था, इसमें से आप लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये X+ बन गया। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी लगेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, बोल, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, 1 इलेक्ट्रॉन आपने और निकाल दिया, तो X+ में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो X2+ बन जाएगा। अब जो एंथैल्पी लगेगी उसको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, और फिर इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ। समझ में आ रहा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर है और जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 चैप्टर है, इन चैप्टर्स के अंदर ये सारे वर्ड आपको सुनने मिलेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी थर्ड। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन, उसका नाम ही बता रहा है, देख, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देख आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया था, रिमूव किया गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो कोई भी एक एटम है उसको गैसियस फॉर्म में लेना है, फिर से वापस से कौन से फॉर्म में लेना है, बोल, गैसियस फॉर्म में लेना है। और कितना लेना है, 1 मोल। तो किसी एटम के गैसियस स्टेट का 1 मोल लिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा रहे,
सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन, एक, तो ये अनायन बन जाएगा, है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, इसको अनायन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी रहती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ऐसा ईजी से दिखाते हैं। ईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझा। डेफिनेशन देखो क्या दिया है, लुक एट द डेफिनेशन। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन द अदर हैंड गिव्स द एंथैल्पी चेंज, ध्यान से देखो, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस फेज एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस अनायन। किसी भी एलिमेंट के गैसियस एटम का 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जा रहा है, बोल, अनायन बन जा रहा है। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बोलो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड एक्सेप्ट करेगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। तो दो डेफिनेशन मिल गई आपको यहाँ पर, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या है बेटा, देख, एटोमाइजेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेल्टा एच एटम मिला, डेल्टा एच एटम, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब सर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। कोई भी एलिमेंट आपने लिया और उसको उसके एटम्स में तोड़ रहे, किसमें तोड़ रहे हो, उसके एटम्स में। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक एलिमेंट लिया Cl2, क्लोरीन गैस, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। अब इसको इसके एटम में तोड़ना है। Cl2 किससे बना हुआ है, क्लोरीन के 2 एटम से, तो ऐसा Cl अलग करना है मुझे, दोनों क्लोरीन एटम अलग कर दिया मैंने। तो ये जो प्रोसेस में एंथैल्पी लगेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। लेकिन ये 1 मोल ही होना चाहिए, 1 मोल से ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने मीथेन गैस ले लिया, कौन सी गैस ले लिया, बोल, मीथेन। मीथेन कितने एटम से बना है, 5, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन, 2 टाइप के एटम से बना है, लेकिन टोटल 5 एटम। तो जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देख, एक कार्बन बनेगा और 4 हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का 1 मोल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में जब ब्रेक डाउन करता है, सेपरेट होता है, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझ में आ रहा है। देखो उधर क्या डेफिनेशन दी है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मिली हेडिंग। डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा सब लोग। द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द डिसोसिएशन ऑफ, ध्यान दे, डिसोसिएशन मतलब ब्रेकडाउन, डिसोसिएशन मतलब ब्रेकडाउन, टूटना। अकम्पनिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम्स ऑफ into atom is the enthalpy of atomization। तो किसी भी सब्सटेंस के या कंपाउंड के 1 मोल का डिसोसिएट होना अपने एटम में, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी रहेगी उस एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और नीचे यही 2 रिएक्शन आपको दी है, Cl2 वाली और CH4 वाली। मिल गया सबको अच्छे से। तो ये तीनों का खाली आपको डेफिनेशन याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह इतना नहीं आता, डेफिनेशन याद है। कौन सी 3, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एक कोई भी एटम है गैसियस फेस में, उसका 1 मोल है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एंथैल्पी लग रही है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एक कोई भी एटम है गैस फेस में, 1 मोल है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जितनी एंथैल्पी लग रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। एक कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, डिसोसिएट हो रहा है अपने एटम्स में, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी लगेगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देख नाम ही बता रहा, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बनाना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, गेन कराना। एटोमाइजेशन एक मॉलिक्यूल अपने एटम्स में तोड़ गया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझा ना। नेक्स्ट एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मिला बेटा। अब इस पे ध्यान देंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको, बहुत सिंपल सा 1 मार्क्स वाला। ठीक है। तो नेक्स्ट एंथैल्पी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसा लिखते हैं, डेल्टा एच सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब सर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आपने किसी सॉल्यूट को लिया, 1 मोल सॉल्यूट को लिया और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है मालूम है ना, सॉल्यूशन बनना होता है तो किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में मिलाया जाता है, यानी कम से कम मिनिमम कितनी चीज़ें मिलना चाहिए, 2, तो ही सोल्यूशन बनेगा। आप अकेले एक चीज़ का सोल्यूशन बना सकते थे, पानी को पानी में मिला के बोल सकते कि यह सोल्यूशन बन गया, वो पानी है अभी भी।
है कि नहीं। मिनिमम कितनी चीज़ें चाहिए, 2। तो जब भी 2 चीज़ों को मिलाकर सोल्यूशन बनाया जाता है तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ कम प्रपोर्शन में होती है, कोई एक चीज़ ज़्यादा प्रपोर्शन में होती है। ध्यान से समझो, जब भी 2 चीज़ों को मिलाकर सोल्यूशन बनाया जाता है तो कोई भी एक चीज़ कम प्रपोर्शन में होती है और कोई भी एक चीज़ ज़्यादा प्रपोर्शन में होती है। जो चीज़ कम प्रपोर्शन में है उसको सोल्यूट कहते हैं, SOLUTE, सोल्यूट। और जो चीज़ ज़्यादा प्रपोर्शन में उसको सॉल्वेंट। तो जो कम है वो सोल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। और सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है। जैसे 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल रहे हो, तो ज़्यादा कौन है, कम कौन है? पानी ज़्यादा है और नमक कम है, तो नमक क्या हुआ यहाँ पर? सोल्यूट। और पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट। यानी यहाँ पर नमक पानी में डिजॉल्व हो रहा है। लेकिन एक डब्बे भरे हुए नमक में 1 चम्मच पानी डाल दो मैं, अब आप बोलोगे क्या पानी में नमक घुल रहा है? क्या बोलोगे आप? नमक में पानी मिलाया जा रहा है, ये बोलोगे आप, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नमक है, इट विल बी नाउ सॉल्वेंट। और कम क्वांटिटी में कौन है? वाटर, नाउ इट विल बी सोल्यूट। समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ कम प्रपोर्शन में रहती है वो सोल्यूट रहती है, जो चीज़ ज़्यादा प्रपोर्शन में रहती है वो सॉल्वेंट। और सोल्यूट हमेशा सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है ताकि क्या बन जाए? सोल्यूशन। समझ में आया अच्छे से? तो आपने किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूट का 1 मोल लिया, कितना मोल लिया? 1 मोल। अब आप चाह रहे हो कि ये दिए गए सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, क्या हो जाए? डिजॉल्व। डिजॉल्व होना समझते हैं ना, घुल जाए एकदम, उसमें मिल जाए। तो इस प्रोसेस में उसको जो एंथैल्पी लगेगी, जो एनर्जी लगेगी, जो हीट लगेगी, उस एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बोल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लाइक आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के घोल दिए तो मिल जाएगा थोड़ी टाइम में। क्या आपको उसको हीट करना पड़ता है? नहीं ना, लेकिन वो हीट लेता है। कहाँ से लेता है? सराउंडिंग से। थोड़ी सी हीट, बहुत थोड़ी सी हीट लेता है और उसको डिज़ोल्व कर लेता है। समझ में अच्छे से? तो एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, जितनी हीट लग रही है, जितनी एंथैल्पी लग रही है, उस एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखो जरा, यही लिखी है क्या? पहले डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे बेटा सब लोग। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज दी एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस, उस प्रोसेस की एंथैल्पी व्हेन, जब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कितना रे? 1 मोल। सोल्यूट कितना होना चाहिए? बोल 1 मोल होना चाहिए। इज डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है। स्पेसिफाइड मतलब पहले से स्पेसिफाइड है, 1 लीटर 2 लीटर ऐसा स्पेसिफाइड है पहले। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहा हो, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज लगेगा उस एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद ना एक डेफिनेशन और दी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है, लेकिन इसके बाद एक डेफिनेशन दी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको ये वर्ड समझना पड़ेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? पहले समझो डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? बोल किसी भी सोल्यूशन में किसको ऐड करना? सॉल्वेंट को ऐड करना। जैसे मिसाल के तौर पर 1 गिलास पानी था, उसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया था, सोल्यूशन बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने इसमें 1 गिलास पानी और डाल दे रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ फिर बताओ? सॉल्वेंट। तो हम लोग बोलेंगे कि इस सोल्यूशन का डाइल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बोल डाइल्यूशन। और पानी ऐड किया और डाइल्यूशन हो रहा है, और पानी ऐड किया और डाइल्यूशन हो रहा है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ये क्या कहलाता है? बोल डाइल्यूशन। अब समझो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप लोग ही बता दो किसको बोले? सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया गया, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा हो चुका है? बोल इनफाइनाइटली डाइल्यूट, या फिर ये प्रोसेस कहलाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहलाएगा? बोल इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सब में अच्छे से? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर, तो उस टाइम पर जो एंथैल्पी लगेगी उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोलते, एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। बस इतना फर्क। तो आगे पैराग्राफ में दिया है, देख, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या कहलाएगा? देख, इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो 2 डेफिनेशन है उधर। एक डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की, एक किसकी डेफिनेशन है? बोल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरी डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दोनों में फर्क क्या है? बोल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? सोल्यूट कितना लेना है? 1 मोल। उसको कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है? स्पेसिफाइड फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। तब जो एंथैल्पी लगेगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
लेकिन अगर 1 मोल सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट में, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दी, तब जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझा अच्छे से? तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आप सबको याद रखना। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का भी एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है आपको 1 मार्क्स के लिए। अब वो क्या फॉर्मूला है, सब लोग बोर्ड पर देखो। फॉर्मूले के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कैसे होता है, मिक्स कैसे हो जाता है, मिल कैसे जाता है वो उसके अंदर, समझ रहा? पहले हमको वो पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। तो सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व होता है 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है बोल? 2 स्टेप में। पहला स्टेप होता है आयोनाइजेशन। पहला स्टेप क्या होता है बोल? आयोनाइजेशन। और दूसरा स्टेप होता है हाइड्रेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है बोल? हाइड्रेशन। तो कोई भी सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है तो वो 2 स्टेप में मिक्स होता है। कौन से 2 स्टेप? आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। आयोनाइजेशन मतलब ये जो सॉल्यूट अंदर गया था वो अपने आयंस में तोड़ जाएगा। इसमें तोड़ेगा बोल? अपने आयंस में तोड़ जाएगा, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। और हाइड्रेशन, ये जो आयन टूटे हुए हैं ना, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। इसके साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। तो प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? हाइड्रेशन। और एक बार बॉन्ड बन गया मतलब ये जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो चुका है। सॉल्यूट क्या हो चुका है बोल? डिसॉल्व। जब तक सॉल्यूट के आयन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाते तब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। आपको अलग से ऐसा तैरता हुआ दिखे। वो डिसॉल्व तभी दिखेगा जब सॉल्यूट के आयन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाने लग जाए बोल? फोर्स। अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं समझ रहा है तो हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल। तो समझो मैंने एग्जाम्पल में लिया सॉल्ट, हम लोग जो नमक खाते हैं, क्या फॉर्मूला उसका? NaCl। NaCl डिसॉल्व इन वाटर। NaCl को क्या किया जा रहा है बोल? वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। या इसी को आप ऐसा बोल सकते हो कि NaCl का एक्वियस सोल्यूशन बनाया जा रहा है। कौन सा सोल्यूशन? एक्वियस। एक्वियस सोल्यूशन मतलब पानी में डिसॉल्व करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना, AQ लिखा रहता है, देखो AQ मतलब एक्वियस सोल्यूशन। एक्वियस सोल्यूशन मतलब वो जो केमिकल है उसको किस में डिसॉल्व किया मैंने? पानी में डिसॉल्व किया। अब ये प्रोसेस 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप है आयोनाइजेशन। तो स्टेप 1 देखेंगे बेटा सब लोग। आयोनाइजेशन मतलब ये जो सॉल्यूट है आपका, कौन बेटा? NaCl, ये पानी में जाते ही टूट जाएगा। किस में टूटेगा? अपने आयंस में। तो ये 2 आयन में टूट के होगा बोल? कौन कौन सा? Na+Cl-। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बोल? आयनाइजेशन। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? और इस स्टेप में जो एंथैल्पी लगेगी सॉल्यूट को अपने आयंस में तोड़ने के लिए, जो एंथैल्पी लगेगी वो एंथैल्पी को ऐसा लिखते देखो, ΔHL ऐसा लिखते। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है, ध्यान से सुना, इसका नाम है क्रिस्टल लटाइस एंथैल्पी। क्या नाम है बोल? क्रिस्टल लटाइस एंथैल्पी। किसको बोलते हैं क्रिस्टल लटाइस एंथैल्पी बोल? किसको बोलते हैं क्रिस्टल लटाइस एंथैल्पी? जल्दी बोल। जब भी कोई सॉल्यूट अपने आयंस में टूट जाता है तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल? क्रिस्टल लटाइस एंथैल्पी। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसी रहती बोल? पॉजिटिव। मतलब हीट ऐड हो रही है, हीट निकल रही है? ऐड हो रही है। हीट देनी पड़ रही है। इस स्टेप में हीट लगती है, सिस्टम को हीट चाहिए तभी वो टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप, स्टेप 2। अब ये जो Na और Cl बन के अलग हुआ है, किस में अलग हुआ है? वाटर के अंदर ना। किसके अंदर अलग हुआ है बोल? वाटर के अंदर। तो इधर ध्यान से देख, ये Na+ पानी के अंदर है, ये Cl- पानी के अंदर है, और अंदर बहुत सारे किसके मॉलिक्यूल है? वाटर के। क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो अंदर Na और Cl की बनिस्बत ज़्यादा क्वांटिटी में कौन मौजूद है? वाटर। तो बहुत सारे वाटर यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद है। अब आप सबको पता होगा बेटा कि वाटर जो होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन कैसा है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये गरीब है बेचारा, इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास। ये अमीर है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके पास। तो जब एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के किधर शिफ्ट हो जाते हैं? वो ज़्यादा की तरफ, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों हाइड्रोजन के बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड रहेगा? ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो हम सबको मालूम है कि
वाटर के अंदर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है बोल, पार्शियल पॉजिटिव। तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव दिख रहा है, इस सोडियम के पॉजिटिव के साथ क्या करेगा बोल, बॉन्ड बनाएगा। तो देख सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाया, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाया, तब ये डिसॉल्व होता हुआ दिखेगा आपको। अगर ये नहीं बनेगा तो डिसॉल्व होता हुआ भी नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। सिमिलरली ये Cl- भी क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, H2O 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 H2O। अब हम सबको मालूम है H2O में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये सारे H2O के हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव Cl के नेगेटिव से क्या करेगा बोल, बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो क्लोरीन अपने आसपास के वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, Na+ भी अपने आसपास के वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब ये बॉन्ड बनती है तभी डिसोल्यूशन कंप्लीट होता है। हमको ऐसा लगता है कि घुल मिल गया उसमें, अलग से दिखता नहीं है सोल्यूट। ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या कहलाता है बेटा बोल, हाइड्रेशन। ये स्टेप क्या कहलाता है बोल, हाइड्रेशन। और इस स्टेप में जो एंथैल्पी लगती है, इस स्टेप में जो एंथैल्पी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बोल, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, या HYD भी लिख सकते हैं आपसे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है बोल, नेगेटिव। मतलब इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, ऐड नहीं होती बल्कि रिलीज होती है। क्योंकि देखना, जब आयंस को तोड़ रहे हो तो हीट ऐड हो रही है, तो आयन को जोड़ोगे तो हीट रिलीज होगी। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये प्रोसेस कितने स्टेप में हो रहा है बेटा, सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है कितने स्टेप में हो रहा है, 2, और दोनों स्टेप की अपनी अपनी एंथैल्पी है। और पूरे प्रोसेस की एंथैल्पी हमने क्या बोले, डेल्टा एच सॉल्यूशन। कल एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको ऊपर से, हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, याद है, ऊपर से ही बताया था कि एक प्रोसेस है वो 2-3 स्टेप में हो रहा है। तो हर स्टेप की एंथैल्पी जब मिला दोगे तो ओवरऑल शुरू से आखिर तक की एंथैल्पी आएगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस इन 2 स्टेप में हो रहा है, तो इन 2 स्टेप की एंथैल्पी को मिला दोगे तो जो सॉल्यूशन की टोटल एंथैल्पी है उसकी क्या रहेगी बोल, बराबर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होता है ये बराबर होता है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसके, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमने पढ़े थे सब्लिमेशन की एंथैल्पी बराबर होती है फ्यूजन की एंथैल्पी प्लस वेपराइजेशन की एंथैल्पी, उसी तरह ये भी आपको याद रखना है। सॉल्यूशन की एंथैल्पी बराबर होती है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन, क्योंकि इन्हीं 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। इसको अगर आप जनरलाइज करके लिखना चाहते हो, इन जनरल, तो इन जनरल इन दोनों स्टेप्स को कुछ ऐसा लिखा जाता है। पहला स्टेप ध्यान से देखा, पहला स्टेप समझ, मेरे पास एक सॉल्यूट है XY, अपने आयन्स में टूट रहा है। कौन से आयन बना रहा है बोल, X+ Y-। ये पहला स्टेप है, क्या बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन। इधर जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या कहलाएगी, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। क्या कहलाएगी बोल, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। दूसरा स्टेप यहाँ से देख, दूसरा स्टेप, ये जो X+ है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H2O के मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H2O के मॉलिक्यूल के साथ। अब H2O का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है क्या, कई सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल। तो समझ H2O के A मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है बोल, A। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये X+ AH2O के साथ बॉन्ड बना लिया, X+ AH2O के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड। सिमिलरली ये जो Y- है ये भी क्या करेगा बोल, कुछ H2O के साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने H2O है मालूम नहीं, तो हम लोग क्या लिख लेते इधर B। तो ये क्या बनाएगा देख, Y- BH2O के साथ बॉन्ड बना चुका है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, हाइड्रेशन। और इस पूरे प्रोसेस की जो एंथैल्पी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा बोल, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक हो। अब इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखो वहीं पर ही दिया है, पेज नंबर 75 पे ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया। देख क्या बोला, देखो सब लोग, फॉर KCl डेल्टा HL, कौन है ये डेल्टा HL, मतलब क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी कितना दिया हुआ है देख, 699 किलोजूल पर मोल। एंड डेल्टा H हाइड्रेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन कितना है बोल, -681.2
8 किलो जूल पर मोल। पूछा क्या देख, व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। कितना सिंपल है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बराबर होती है क्रिस्टल लैटाइज एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो क्रिस्टल लैटाइज एंथैल्पी कितनी है 699 प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी माइनस 681.8। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं 699.0 681.8 8 10 2 7 1 0 17.2 जूल पर मोल। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसा 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ अच्छे से, तीनों में से कोई 2 चीज़ दी रहेगी, एक निकालनी रहेगी। जैसे यहाँ पे आपको क्रिस्टल लैटाइज एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दिया हुआ, आप क्या करोगे, आप जैसे लैटाइज दे दिया, सोल्यूशन दे दिया, हाइड्रेशन निकालना, हाइड्रेशन दे दिया, सोल्यूशन दे दिया, लैटाइज निकालना। ऐसा सेम वहाँ पे भी था, सब्लिमेशन, फ्यूजन और वेपराइजेशन। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया बेटा, फिनिश। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। इसको लिखो, फिर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। हम लोग किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व एंथैल्पी को स्टडी करते हैं। यानी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, उसमें ज़्यादा फोकस अपना किस पे रहता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के रिएक्शन के ऊपर रहता है। कार्बन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। इसी तरह जब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बोल, थर्मोकेमिस्ट्री। तो कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में एंथैल्पी कितनी लग रही है, कितना एंथैल्पी चेंज है, जब हम लोग उसके बारे में कंसर्न रहेंगे, एंथैल्पी चेंज के बारे में कंसर्न रहेंगे, तब वो ब्रांच क्या कहलाती है केमिस्ट्री की, बोल थर्मोकेमिस्ट्री। देखो आपको थर्मोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या दिया है, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन दी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, बोल थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठना चाहिए कि सर केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी बोलते हैं किसको, व्हाट डू वी मीन बाय एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग वही है, एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मिली बेटा, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले इसको समझ के लेते हैं, फिर आप लोग इसका डेफिनेशन भी अंडरलाइन करना। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंबल देख रहे हो, उसका सिंबल देख रहे हो, ऐसा डेल्टा एच लिखा है, यहाँ पे शुरू में आर, सबस्क्रिप्ट में आर लिखा हो। तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, समझो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है कि ए और बी, ये 2 केमिकल कंबाइंड होकर के सी और डी बना रहे। क्या बना रहे बोल, सी और डी बना रहे। अब आपने नोटिस किया कि रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, तो कभी भी आपको रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है तो यू विल हैव टू बैलेंस दैट रिएक्शन। पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता है इधर नंबर ऑफ मोल ही चेंज होता है, ये नंबर चेंज होते हैं ना। तो समझो आपने बैलेंस के रिएक्शन, यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, यहाँ पे स्मॉल बी आ गया, यहाँ पे स्मॉल सी आ गया, यहाँ पे स्मॉल डी आ गया। ये जो स्मॉल ए बी सी और डी दिख रहा है, ये केमिकल ए बी सी और डी का नंबर ऑफ मोल है। सही है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, 2 3 1 4 कुछ भी हो सकता है। समझ में अच्छे से। अब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बोल, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, हम लोग बोल देते हैं एंथैल्पी, पर आपको पता है वी आर नॉट कंसिडरिंग एंथैल्पी, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन एंथैल्पी। अब किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकाला जाता है, बोलो किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इधर फाइनल कौन है बेटा, प्रोडक्ट, और इनिशियल कौन है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, देख सी है और डी है, तो सी की एंथैल्पी प्लस डी की एंथैल्पी। लेकिन सी का एक ही मॉलिक्यूल है क्या, सी के कितने मॉलिक्यूल है, स्मॉल सी मॉलिक्यूल है। तो एक सी रहता है तो एच सी लेते हैं, 2 सी रहेगा तो 2s, 3 सी रहेगा तो 3s। तो स्मॉल सी टाइम्स है ना ये, तो इसको स्मॉल सी से मल्टीप्लाई करें और इसको स्मॉल डी से। तो ये किसकी एंथैल्पी हो गई बोल, प्रोडक्ट की, माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। रिएक्टेंट में कौन कौन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ए की एंथैल्पी प्लस बी की एंथैल्पी। इसका स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स है और इसका स्मॉल बी मॉलिक्यूल। इसी चीज़ को ना आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये प्लस का मतलब होता है समेशन, प्लस का मतलब क्या होता है समेशन, और एंथैल्पी ये सी और डी है कौन, प्रोडक्ट। तो सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, खत्म। दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या बोल, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और यहीं से आपको इसकी डेफिनेशन भी मिलेगी।
माइनस लगा है बीच में मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जो रिएक्शन लिखी हुई है उसमें रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, मतलब जो केमिकल्स है उनको उनके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है, वरना प्रॉपर आंसर नहीं है। ठीक है, देखो जरा डेफिनेशन क्या दी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, वहाँ पे दिख रहा है ये फॉर्मूला मिलेगा, उसी फॉर्मूले के नीचे बोल्ड करके डेफिनेशन दिया, एक एक वर्ड को समझो। हाँ थोड़ा क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस, माइनस है ना इसीलिए, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, मिला सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, विद ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट एंड देयर अमाउंट्स या फिर नंबर ऑफ मोल बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। तो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे कि केमिकल रिएक्शन में हर सब्सटेंस अपनी एक फिजिकल स्टेट में रहेगा, मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ठीक है ना, और उनके नंबर ऑफ मोल कोएफिशिएंट के तौर पर क्या रहेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेंगे, और ये रिएक्शन कैसी रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी आएगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बोल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा डिफाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो वो डेफिनेशन लिखनी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, डेल्टा एच के हिसाब से हम लोग रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक याद है किसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताया था ना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, एंडोथर्मिक मतलब हीट ऐड हो रही है और एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखो, हम लोग डेल्टा एच की मदद से बता सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। लेट से हम सबको मालूम है कि रिएक्शन दो टाइप की होती है, रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक क्या होता है बेटा एंडोथर्मिक और एक क्या होता है बोल एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक की खास बात क्या होती है बोल, एंडोथर्मिक की खास बात क्या होती है, हीट इज एडेड, रिएक्शन में हीट ऐड होती है, और एक्सोथर्मिक में हीट इज रिलीज्ड। अब मुझे एक बात बताना, किसी भी सिस्टम में आप हीट ऐड कर रहे हो तो जो फाइनल हीट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जो हीट रहेगी, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट की जो हीट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी किससे, रिएक्टेंट की हीट से। बेटा फाइनल मतलब कौन, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, आपने हीट ऐड किया, प्रोडक्ट बन गया, तो हीट ऐड करने के बाद प्रोडक्ट बना है ना, तो फाइनल जो हीट रहेगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और हीट को हम लोग किससे दिखाते हैं, एंथैल्पी से। एंथैल्पी जिस दिन पहला दिन पढ़ाया था तभी बताया था, पहली लाइन यही लिखा था एंथैल्पी के साथ एरो डाल के, इट डिस्क्राइब्स हीट कंटेंट, कि ये हीट कंटेंट के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऐड हो रही है, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से क्या रहेगी, ज़्यादा। पर एक्सोथर्मिक में बताओ, हीट रिलीज हो रही, निकल रही है ना, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी पहले की बनिस्बत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें से हीट निकाल ली गई। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या रहेगी, बोलो ना, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम रहेगी, किससे, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। तो अब आप लोग ज़रा नोटिस करना बेटा, आप लोग ज़रा नोटिस करना कि जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से देखना, जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है इस केस में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। इधर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, ज़्यादा में से कम माइनस करोगे पॉजिटिव आंसर आएगा। ज़्यादा में से कम माइनस कर रहे हो ना, ज़्यादा में से कम माइनस करो। यहाँ पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। बस ये फंडा है, ये आपको याद रखना है। ये जिस पे डब्बा बना है उसको देख, अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी पॉजिटिव है मतलब वो रिएक्शन खत्म, और अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी नेगेटिव है मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, फिनिश। बस इतना याद रख, बाकी वो आया कहाँ से मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी पॉजिटिव है मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी नेगेटिव है मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आपको एग्जाम्पल भी दिया, देख पेज नंबर 76 पर आओ, ये देखिए वाली दो एग्जाम्पल, ये वाली दो एग्जाम्पल देखो मेरे, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हो क्या दिया है, N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग टू NO2 गैस। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना दिया, देख 66.4 किलो जूल। पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो कैसी रहेगी, एंडोथर्मिक। बाजू में क्या लिखा है, देख एंडोथर्मिक लिखा है। दूसरी रिएक्शन देख, 2ClO3 सॉलिड गिविंग 2Cl सॉलिड KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस। एंथैल्पी कितनी बेटा, -78 किलो जूल, और डेल्टा एच माइनस है मतलब एक्सोथर्मिक। तो देख ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक। मतलब हम लोग सिर्फ एंथैल्पी की साइन देख करके बता सकते हैं कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है।
समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? आप ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमने समझ लिया कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वो हम लोगों ने समझ लिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब समझो दो लोग थे, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ये अपनी एक रिएक्शन करा रहा है, ये अपनी एक रिएक्शन करा रहा है। एक रिएक्शन ये कर रहा है, एक रिएक्शन ये कर रहा है। दोनों ने अपनी अपनी एंथैल्पी निकाले। इसकी एंथैल्पी आई 50 किलो जूल, इसकी एंथैल्पी आई 100 किलो जूल। बताओ किसकी रिएक्शन में ज़्यादा एंथैल्पी लग रही है? बोलो किसकी रिएक्शन में ज़्यादा एंथैल्पी लग रही है? 100 किलो जूल वाले में। दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये बात सही नहीं हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ये इस पर डिपेंड करता है कि दोनों रिएक्शन किस कंडीशन में कर रहे हैं। जैसे पर्सन ए ने अपनी रिएक्शन किया, ध्यान से सुनना, पर्सन ए ने अपनी रिएक्शन किया है तो उसने सिर्फ 1 मोलार सोल्यूशन लिया, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, पर पर्सन बी ने 100 मोलार लिया। तो इसका कम सोल्यूशन में ज़्यादा एंथैल्पी आ रहा है और इसका ज़्यादा सोल्यूशन में कम आ रहा है। मतलब मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, इस तरीके से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जिसकी जो मर्जी में आया केमिकल को उठाया, जितना सोल्यूशन लेना था लिया, सॉलिड लिक्विड गैस जैसा लेने का था लिया, जो टेम्परेचर रखना था रखा, जो प्रेशर रखना था रखा, रिएक्शन कराया और एंथैल्पी निकाला। अगर आप ऐसे एंथैल्पी को निकालोगे तो कोई भी दो इंसान अपनी रिएक्शंस के एंथैल्पी को कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। उसने पता नहीं किस कंडीशन में रिएक्शन कराया, इसने पता नहीं किस कंडीशन में रिएक्शन कराया। एक ही सेम रिएक्शन की भी एंथैल्पी दो दो अलग आ जाएगी। पहला बंदा था, उसने ठंडे मतलब कूल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया, उसकी एंथैल्पी अलग आएगी। एक दूसरा बंदा था, उसने टेम्परेचर बढ़ा करके हीट करके रिएक्शन कराया, तो उसकी एंथैल्पी अलग आएगी। तो अगर आप ऐसे एंथैल्पी निकालने लगोगे, मेरी मर्जी जितना टेम्परेचर रखना है रखूँ, मेरी मर्जी जितना प्रेशर रखना है रखूँ, मेरी मर्जी सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन लेना है लो, सॉलिड लिक्विड गैस सब्सटेंस को जिस स्टेट में लेना है लो, और फिर रिएक्शन की एंथैल्पी निकालूँ, तो एंथैल्पी निकल तो जाएगी, लेकिन क्या हम लोग कभी इसको किसी दूसरी रिएक्शन की एंथैल्पी के साथ कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कंसेप्ट निकाला गया, और वो कंसेप्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। किसका? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। क्या बेटा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इधर एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसा लिखते हैं हम लोग? डेल्टा एच आर। स्टैंडर्ड में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, यहाँ पे एक छोटा सा ओ आ जाएगा, ओ या नॉट। अगर एंथैल्पी में ऊपर नॉट लगा हुआ है मतलब किसकी बात चल रही है? स्टैंडर्ड की बात चल रही है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात चल रही है। अब सर ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं? मालूम? किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप कराना चाहते हो, ध्यान से सुनना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप कराना चाहते हो तो उसमें जितने भी केमिकल इन्वॉल्व है, एक्स वाई जेड जितने भी केमिकल इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन, जो भी इन्वॉल्व है, जितने भी केमिकल इन्वॉल्व है, वो केमिकल 298 केल्विन टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर? 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस, इसको रूम टेम्परेचर कहा जाता है। 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कितने प्रेशर पर? 1 एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर है। तो रिएक्शन में जितने भी केमिकल आ रहे हैं वो 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस फॉर्म में पाए जाएंगे, आपको उस केमिकल को उसी फॉर्म में लेना होगा। जैसे मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, एक रिएक्शन थी, उसमें H2O आ रहा है। कौन आ रहा है? बोल। H2O आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा? बोल। H2O। तो 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस कंडीशन में पानी कौन से स्टेट पे पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। तो आपको H2O को किस में लेना होगा? लिक्विड में। अगर आपने H2O को लिक्विड स्टेट में लिया तो हम लोग बोलेंगे कि आपने H2O को स्टैंडर्ड स्टेट में लिया है। किस में लिया है? बोल। स्टैंडर्ड स्टेट। अब कोई बंदा इसी रिएक्शन में H2O को सॉलिड स्टेट में ले ले तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट है क्या ये? नहीं। H2O का सॉलिड स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट है क्या? नहीं। H2O का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है? बोल। लिक्विड स्टेट, क्योंकि वो इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पर कैसा पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है। तो इसकी वाली जो रिएक्शन रहेगी वो स्टैंडर्ड रहेगी क्या? नहीं। हाँ, इसकी वाली रिएक्शन स्टैंडर्ड रहेगी। तो इसकी जो एंथैल्पी आएगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहेगी क्या? नहीं। इसकी जो एंथैल्पी आएगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहेगी। फंडा क्या है मालूम? जो आप रिएक्शन करा रहे हो उसमें जितने भी केमिकल है उन सब को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। कौन से फॉर्म में लेना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? समझा? स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? वो केमिकल इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से फॉर्म में पाया जाता है, उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? बोल। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो रिएक्शन कराओ, हर केमिकल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लो, तो उस वक्त जो एंथैल्पी आएगी वो एंथैल्पी क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब सर इसका मतलब हर केमिकल का हमको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल।
तो सबका नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बार बार यूज होने वाले, रिपीट होने वाले केमिकल है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग याद रखोगे। तो पहले तो आपको बता रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल के स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा है। अच्छा एक बात और, हाँ, अगर रिएक्शन में सोल्यूशन इन्वॉल्व है, क्या बोल, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी माना जाएगा जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार हो। कितना हो, 1 मोलार। इससे ज़्यादा या इससे कम रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं समझेंगे। तो ध्यान से देखो, फिर से बोलो, सुन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन हो रही है, उसमें जितने भी केमिकल इन्वॉल्व है सब के सब अपने कौन से फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सबके सब अपने कौन से फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी आएगी वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ आ रहा है। तो अब आपको पहले समझा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं किसको, मैंने बता दिया ना स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं। कोई भी केमिकल इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर जिस फॉर्म में स्टेबल पाया जाता है वही फॉर्म क्या कहलाएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे H2O, ये टेम्परेचर प्रेशर पे H2O कैसा पाया जाता है, लिक्विड, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लिक्विड। अच्छा अगर ऑक्सीजन बोल दूँ तो ये टेम्परेचर प्रेशर पे ऑक्सीजन कैसा पाया जाता है, गैस, तो ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, बोल, गैस। समझ रहे। और अगर सोल्यूशन इन्वॉल्व है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहना चाहिए, 1 मोल। तो पहले तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड स्टेट कहा कहते किसको है, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सब लोग टेक्स्ट बुक देखेंगे बेटा, सब लोग टेक्स्ट बुक देखेंगे, पेज नंबर 76, वहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई मिलेगी आपको, थर्मोडाइनमिक स्टैंडर्ड स्टेट, मिला, थर्मोडाइनमिक स्टैंडर्ड स्टेट। तो किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट या स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फॉर्म, वो फॉर्म इन विच, जिसमें द सब्सटेंस इज मोर स्टेबल, केमिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, सॉरी मैंने 1 एटमॉस्फेयर बोल दिया, सॉरी 1 बार, एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 298 Kelvin. And if the reaction involves species in solution, its standard state refers to 1 molar concentration. तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। कोई भी केमिकल एक बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर जिस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो फॉर्म उस केमिकल का क्या है, बोल, स्टैंडर्ड स्टेट है। और अगर सोल्यूशन है तो कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए उसका, 1 मोलर। अब आपको कुछ केमिकल्स के स्टैंडर्ड स्टेट दे रहा है, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है, देख, हाइड्रोजन, H2। बताओ हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कैसा पाया जाता है, गैस, तो H2 के ब्रैकेट में क्या लिखा है, देख, तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है रे, गैस। बोलो, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है, गैस। नेक्स्ट बोल, Hg मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का स्टैंडर्ड स्टेट क्या दिया, देख, लिक्विड होना चाहिए। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में उसने गलती से गैस लिख दी, इसमें भी गैस लिखा हुआ। मर्क्यूरी का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होता है। मर्क्यूरी अकेली ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाई जाती है, मालूम है ना आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, मर्क्यूरी के बाद नेक्स्ट है बेटा सोडियम। सोडियम रूम टेम्परेचर पे कैसा मिलेगा आपको, सॉलिड, सॉफ्ट रहेगा, पनीर की तरह, पनीर देते हो पनीर वैसा रहता है सोडियम रूम टेम्परेचर पे, लेकिन है तो सॉलिड ही ना, ठीक है ना। तो सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा बेटा, सॉलिड। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ग्रेफाइट, सॉलिड मत बोलो, ग्रेफाइट। रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कार्बन का जो फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो ये है। ग्रेफाइट क्या होती है, जो पेंसिल की नोक रहती है क्या रहती है, कार्बन ही है ना, वो भी क्या है, वो कार्बन ही है ना। तो 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार के प्रेशर पे कार्बन के इतने सारे जो फॉर्म आपको दिख रहे हैं इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहता है, ग्रेफाइट। इसीलिए कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग क्या लिखते हैं, बोल, सी ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। समझ में आ रहा है, सब याद रखो, आगे रिएक्शन में काम आएगा। जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाल लेना, हर केमिकल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का गैस है, मर्क्यूरी का लिक्विड, सोडियम का सॉलिड, कार्बन का ग्रेफाइट, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो दारू में रहता है, कौन से फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है कि नहीं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, बोल, लिक्विड है। आगे देखो, COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने में रहता है, क्या है वो, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। आगे देखेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे कैसी रहती है, गैस, है कि नहीं। आगे देखेंगे, वापस से C2H5OH दे दिया उसने, डबल से रिपीट कर दिया, छोड़ो। H2O स्टैंडर्ड स्टेट में कैसा पाया जाता है, लिक्विड, लिखा उधर L। CaCO3 उसने वापस दे दिया, CO2 भी उसने वापस दे दिया, हटो। तो ये कुछ केमिकल्स है जिनके आपको स्टैंडर्ड स्टेट दिए हुए हैं, है ना। हाइड्रोजन का क्या है, गैस, ऑक्सीजन का गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, मर्क्यूरी लिक्विड, वाटर लिक्विड, कार्बन ग्रेफाइट, सोडियम सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। तो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड स्टेट आपको याद रखना है।
अब अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। एक रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर जितनी भी स्पीशीज इन्वॉल्व है, जितने भी केमिकल इन्वॉल्व है, वो सब के सब अपने कौन से स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है। तब उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या कहलाएगी, बोल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको डेफिनेशन दे रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। क्या डेफिनेशन दे रहा है, देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिएक्शन, उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज व्हेन, जब द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व, जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, वो सब अपने कौन से स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब से पूरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में जो भी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। क्या यानी अब से हर एंथैल्पी के आगे आपको ऐसा नॉट लगा हुआ दिखेगा। तो जब भी एंथैल्पी के आगे ऐसा नॉट लगा हुआ, मतलब कौन सी एंथैल्पी है, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर बेटा? तो यहाँ पर आपने डेफिनेशन अंडरलाइन कर ली, किसकी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। समझा रहे सबको अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब सर ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? वो थर्मो हटा दे, क्या बचा, केमिकल इक्वेशन। थर्मो हटा दिए तो क्या बचा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट लिख दिए, क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, वो एरो, वो गिव वाला एरो, प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट, क्या बन गई, ये केमिकल इक्वेशन बन गई। तो इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन कब बोलेंगे, जरा ध्यान से सुनो। जितने भी केमिकल्स है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। कौन से स्टेट में होना चाहिए? और वो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ग्रेफाइट है, क्या है, वो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ रहना चाहिए। किस में लिखा रहना चाहिए, बोल, ब्रैकेट में, ऐसा, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, बोल, बैलेंस। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पर रिएक्शन खत्म हुई हो, सॉरी राइट हैंड साइड, जहाँ पर रिएक्शन खत्म हुई उसके राइट हैंड साइड पर उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी लिखी हुई होनी चाहिए। क्या लिखी हुई होनी चाहिए, बोल, उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी विथ प्रॉपर साइन। मतलब पॉजिटिव है तो प्लस लिखा हुआ होना चाहिए, नेगेटिव है तो माइनस लिखा हुआ होना चाहिए। तब ये केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बोल, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या क्या कंडीशन बताया, सुने सब लोग। सारे केमिकल्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो, उनका स्टेट ब्रैकेट में मेंशन हो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, रिएक्शन बैलेंस हो, और राइट हैंड साइड पर उस रिएक्शन की क्या लिखी हो, एंथैल्पी विथ प्रॉपर साइन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, बोल, थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा अच्छे से? तो अब जरा ध्यान से देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में आपको क्या क्या दिया है, सब लोग ध्यान से देखिए बेटा। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसी होनी चाहिए, बोलिए, बैलेंस होनी चाहिए। इन विच, जिसमें द एंथैल्पी चेंज, उस पूरे रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी लग रही है, फिजिकल स्टेट, एक एक केमिकल का फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल है। जाहिर सी बात है, बैलेंस करोगे तो 2, 3, 1, 2 ये सब आएगा ना, नंबर ऑफ मोल आएगा, ठीक है ना। हैव बीन स्पेसिफाइड, ये सब रिएक्शन में क्या की गई है, बोल, स्पेसिफाई की गई है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल, थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा डिफाइन थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तो आपको ये लिखना है, इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव बीन स्पेसिफाइड। एंथैल्पी कहाँ लिखना होता है, बोल, राइट हैंड साइड पर विद प्रॉपर साइन। रिएक्शन बैलेंस है तो जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका नंबर ऑफ मोल भी लिखा हुआ रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में सबका क्या लिखा होना चाहिए, फिजिकल स्टेट, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, वो लिखा हुआ होना चाहिए। समझ अच्छे से? तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और कुछ पॉइंट्स दिया इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट, कंसिडर द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमेशा आपको कैसी रिएक्शन लिखनी है, बोल, बैलेंस। अनबैलेंस रिएक्शन को आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोल सकते हो क्या? नहीं, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट साइन ऑफ एंथैल्पी। वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट साइन, सिर्फ नंबर नहीं, साइन भी, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। द वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द एंथैल्पी चेंज इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। इसको हम लोग हमेशा कहाँ पर लिखते हैं, रिएक्शन के राइट हैंड साइड पर।
जो कि उस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है। आगे देखेंगे, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर स्पेसिफाइड बाय लेटर S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, AQ फॉर एक्वियस। हर सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट लिखा रहेगा। अगर वो सॉलिड है तो ब्रैकेट में S लिखना है, लिक्विड है तो L लिखना है, गैस है तो G लिखना है, और एक्वियस है तो AQ लिखना है। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने केमिकल थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखूं तो वहां पे देखिए एक रिएक्शन दी है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिविंग CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। राइट हैंड साइड पे इसकी एंथैल्पी विद प्रॉपर साइन कितना दिया देख, -890 किलो जूल। तो ये जो इक्वेशन है क्या कहलाएगी बोल, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्योंकि चेक करो सबसे पहली कंडीशन क्या, ये बैलेंस है। देखो क्या ये बैलेंस है, कार्बन कितना है इधर, 1 है सिंगल, इधर कार्बन कितना है 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देख 4, इधर देख 2 2 जा 4, बैलेंस है। ऑक्सीजन देख 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 1 जा 2, तो ये 2 और ये 2, अच्छा बैलेंस है पूरी रिएक्शन। एक एक का फिजिकल स्टेट मेंशन है कि नहीं, हाँ सर ये गैस है, ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड। राइट हैंड साइड पे एंथैल्पी लिखी है या नहीं, लिखिए विद प्रॉपर साइन। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन या थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब समझ, इसका एक गैस गायब है, बोलते क्या इसको, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते क्या, नहीं बोलते। या रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, बोलते क्या, नहीं। या सब कुछ दिया रहता है, एंथैल्पी नहीं दी रहती, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते क्या, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आपने इस रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स को, नंबर ऑफ मोल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्या किया बोल, मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ना सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई होंगे बल्कि एंथैल्पी की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी। इसको याद रखना, ये भूल जाते हो तुम लोग। जैसे मुझे इस CH4 को 3 करना था, क्या करूँगा मैं, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तुम लोग क्या करते हो, यहाँ 3 ले आओगे, यहाँ पे 6 ले आओगे, यहाँ पे 3 ले आओगे, यहाँ पर 6 ले आओगे, इसको ऐसे ही लिख देते हो। क्या हो गया वो, गलत। थर्मोकेमिकल का रूल है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अ नंबर, देन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। समझ आ रहा है। तो अगर ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसको भी आप 4 से डिवाइड कर दो। कुछ समझा, कुछ समझा, इधर सुन जरा। ये रिएक्शन जब ऐसे हो रही है, डेल्टा एच की ये वैल्यू किस में आया, देख डेल्टा एच किस में आया, डेल्टा एच मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। यानी रिएक्शन यहाँ से यहाँ जा रही तो एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ से यहाँ आएगी तो एंडोथर्मिक है। यहाँ से यहाँ जा रही है एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो उल्टा करने के लिए हीट ऐड हो गई। तो अगर ये रिएक्शन ऐसे में एक्सोथर्मिक है तो उल्टे होने पर क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। यानी अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसा लिखता हूँ, ये एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा है, माइनस। उल्टा लिखूंगा तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, प्लस। ये दूसरा पॉइंट है। जब भी किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं ना, उसके एंथैल्पी की वैल्यू सेम रहती है, बस उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूँ, CO2 gas plus 2H2O liquid giving CH4 gas plus 2O2 गैस, तो बता इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कितनी रहेगी, सेम रहेगी, 890 किलो जूल, बिल्कुल सेम। फर्क सिर्फ किसका रहेगा बोल, पहले वो माइनस में था अब प्लस में आ जाएगा। ऐसा क्यों है वो आपको भी पता है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक थी तो रिवर्स डायरेक्शन में एंडोथर्मिक बन जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव बन जाता। तो ये 2 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए याद रखनी है। पहली बात, रिएक्शन के कोएफिशिएंट को अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो खाली रिएक्शन का नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि एंथैल्पी भी उस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी। और दूसरी बात, अगर हम लोग इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, तो एंथैल्पी की वैल्यू तो सेम रहेगी पर साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो देखो ये नेक्स्ट 2 पॉइंट में आपको समझा रहा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या लिखा हुआ है देख, पॉइंट नंबर 4, द गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट R यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अज्यूम्स दैट द रिएक्शन अकर इन अ गिवन डायरेक्शन। ये मान के इसको लिखा गया कि रिएक्शन इसी डायरेक्शन में हो रही। अगर आपने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तो ये चलेगा क्या बोल, नहीं, साइन चेंज करनी पड़ेगी। देख उधर लिखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड। अगर रिएक्शन को रिवर्स किया गया तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन
इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द साइन, साइन क्या हो जाएगी बोल, अपोजिट हो जाएगी, तो दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन रिवर्सल बिकम्स एंडोथर्मिक और वाइस वर्सा। तो मेन मुद्दा ये, रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज। नेक्स्ट पॉइंट देख, when the coefficient indicating the number of mole of all the substances in a thermochemical equation are multiplied or divided by a certain numerical factor, the corresponding value of standard enthalpy of reaction need to be multiplied or divided by the same। वही दो बातें लिखी थी, समझा सबको अच्छे से। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया आपको, जो आपको आया तो 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आ गया तो तुम्हारी नसीब है ना। और ट्राई दिस में दिया, देखो उधर ट्राई दिस करके बॉक्स है ना, उसमें दिया हुआ है आपको, देखो ध्यान दो सब लोग, पेज नंबर 76 का ट्राई दिस। क्या बोले बेटा, देख, गिवन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, आपको एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन दी है, क्या दी हुई है देख, C2H5 गैस प्लस 5/2, अच्छा H2 सॉरी, C2H2 गैस प्लस 5/2 O2 गैस गिविंग 2CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। राइट साइड में एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लिखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दिया बोल, -1300 किलो जूल। अब क्वेश्चन पढ़ो, राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन व्हेन, तो इसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को वापस से लिखो, जब, क्या जब, जरा ध्यान से देख, 1 कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंसेस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, सारे कोएफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। तो बोर्ड पर देख, पहले का आंसर, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बोलिए क्या हो जाएगा, 2C2H2, ये क्या हो जाएगा, 5/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 5O2 गैस गिविंग 2 2 4CO2 गैस प्लस 2H2O, इधर क्या आएगा, सेम आएगा क्या, बोलो, इसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो -1300 इंटू 2 -2600 किलो जूल। इजी। सेकंड क्वेश्चन देख क्या बोला उसने, सीधा सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन इज रिवर्स, अगर दी गई इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे तो कैसा लिखेंगे, तो ये इसी को कर, इसको मत कर देना, इसी को रिवर्स कर, क्या है देख, 2CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड गिविंग C2H2 गैस प्लस 5/2 O2 गैस, तो डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा बोल, प्लस, प्लस मेंशन करने का, बार बार बोलो, साइन दिखाना है आपको, प्लस 1300 किलो जूल, खत्म। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना सिंपल, इजी, सबको एकदम अच्छे से समझा। तो यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो गया, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कौन सा टॉपिक बेटा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू सी इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मिला सबको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये क्या होती है, ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को देख ऐसा दिखाते, इधर देख, डेल्टा H0F, ध्यान से देख, ये नॉट मतलब स्टैंडर्ड, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी, एंड दिस F फॉर फॉर्मेशन। तो कैसा रीड करेंगे इसको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा ऊपर से नीचे आने का। इसमें भी तो वही कर रहे थे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसको बोलते हैं मालूम, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये किसी ना किसी कंपाउंड का निकाला जाता है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल का। तो जिस भी सब्सटेंस का आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो उस सब्सटेंस का 1 मोल बनाना है, कितना मोल, 1 मोल बनाना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, ऐसे कि सब के सब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, सब के सब किस में बोल, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर कुछ ही नहीं समझा, नहीं समझेगा, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो, एकदम अच्छे से समझेगा। समझो, मैंने आपको बोल दिया कि बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो वाटर का, किसका, वाटर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो क्या है। तो मैंने क्या बोला, जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना होता है, ध्यान से देख, जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना होता है उसका 1 मोल प्रोड्यूस करेंगे, कितना मोल, 1 मोल। तो मुझे वाटर को प्रोड्यूस करना है,
कितना प्रोड्यूस करना है बोल, 1 मोल। इधर अगर आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया रॉन्ग, पूरा किस्सा ही खत्म है। क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कंडीशन, जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है उसका कितना मोल बनना चाहिए, 1 ही मोल बनना चाहिए। तो जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है उसका 1 मोल प्रोड्यूस करो। किससे प्रोड्यूस करो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से। कौन कौन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा ऐसे कि सब के सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए बोल, स्टैंडर्ड स्टेट में। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, H2 गैस। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है बोल, O2 गैस। और वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है बोल, लिक्विड। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, बैलेंस है क्या, नहीं। सिंपल है सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। नहीं, ये फिक्स हो गया इधर ही, ये फ्रीज हो गया, उसको टच भी मत करो, टच मी नॉट, तौबा तौबा। जिसको बनाना है वो 1 मोल ही होना चाहिए, तो चेंज जो भी करना है इधर ही होगा। तो ऑक्सीजन इधर 2 है ना, एक करने के लिए 1/2, ये 2 से 2 कट के 1 बचेगा। ये दिख रही है रिएक्शन, ये दिख रही है रिएक्शन। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वही रहेगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। खत्म। अब समझेगा डेफिनेशन देख, जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है उसका 1 मोल बनाएंगे। किससे बनाएंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, ऐसे कि सब के सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में और रिएक्शन बैलेंस। तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। समझा। एक एग्जांपल और, अगर मैंने आपको बोला बेटा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालो, मीथेन, तो रिएक्शन क्या की बोल, प्रोडक्ट पर कौन रहेगा, प्रोडक्ट पर कौन रहेगा, मीथेन। किस में रहेगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। मीथेन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, वो तुम्हारे सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो मीथेन ही होती है, पता है ना। और जो तुम्हारा लाल वाला सिलेंडर रहता है जिस पे खाना बनाते हो, उसके अंदर जो गैस भरी हुई रहती है कौन सी गैस रहती है, मीथेन। इसका कितना मोल लेने का अपने को, 1 मोल। अब ये किससे बनना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से। कौन कौन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बोल, कार्बन है और हाइड्रोजन, दोनों को लेंगे उनके स्टैंडर्ड स्टेट में। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है बोल, सी ग्रेफाइट, प्लस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट बोल H2 गैस। क्या है, रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, चलेगा क्या। इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो क्या, जो करना है इधर करो, 2 2 4, हो गया बैलेंस। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो रहेगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। खत्म, हो गया, इजी, सबको एकदम अच्छे से समझा। अब पढ़ते हैं जरा, इसकी डेफिनेशन समझ रही है क्या नहीं देखते हैं, जरा देखेंगे सब लोग, डेफिनेशन देखेंगे उधर पेज नंबर 77 पर आओ, उधर टॉप पे डेफिनेशन दी देख, एकदम टॉप पे क्या लिखा है देख, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मैंने बताया ना बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा किसी ना किसी कंपाउंड का निकाला जाता है, ध्यान दे, या तो H2 का निकाल लो या CH4 का, किसी ना किसी कंपाउंड का निकाल लो। तो देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज, ये वो एंथैल्पी चेंज होती है, ध्यान से देख, ये वो एंथैल्पी चेंज होती है दैट अकम्पनी द रिएक्शन, जो उस रिएक्शन की रहेगी। किस रिएक्शन की रहेगी देखना जरा, इन विच, जिसमें 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड, उस कंपाउंड का 1 मोल प्योर फॉर्म में, ध्यान से देखना, इज इन स्टैंडर्ड स्टेट, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में इज फॉर्म्ड, बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है देख जरा, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, अपने एलिमेंट से जो कि किस में है, स्टैंडर्ड स्टेट में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अंडरलाइन कर लिए, क्या मतलब है समझा रे, फिर से देख इधर बोर्ड पे देख, जिस भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना होता है तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर होती है उस रिएक्शन की एंथैल्पी जिस रिएक्शन में वो कंपाउंड अपने प्योर और स्टैंडर्ड स्टेट में कितना बना है, 1 मोल। किससे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वो भी किस में है, स्टैंडर्ड स्टेट। तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो इस कंपाउंड की क्या रहेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन इससे आसान नहीं कर सकता मैं, समझा एकदम अच्छे से बेटा, इज इट वेरी मच क्लियर। यहाँ पर अपना क्या हो गया बोल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समझा। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं मालूम, ध्यान से सुन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अरे सर क्या बात कर रहे हो, वो तो डायरेक्ट निकालें, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बेटा। रिएक्शन की एंथैल्पी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या दे दे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जिस दिन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पढ़ाया था उस दिन एक बात बताया था,
आप किसी भी सब्सटेंस की एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हो? चेंज, डेल्टा, सिर्फ एच नहीं निकाल सकते हो। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में मौजूद सब्सटेंसेस की आप एंथैल्पी निकाल सकते हो क्या? इम्पॉसिबल। तो हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे किसके टर्म्स में? किसके टर्म्स में बोल? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में। तो अब मुझे आपको वो सिखाना है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के जरिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है, वो सीखेंगे और फिर उसके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? इसको लिखो फिर वो करा राइट डाउन। यस, बोर्ड पर देखेंगे बेटा सब लोग। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैसे हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको बस दो बातें याद रखनी है। पहली बात, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी केमिकल अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है उस फॉर्म में आया है, तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना रहेगा? मालूम? जीरो। कितना रहेगा बोल? जीरो। क्योंकि जाहिर सी बात है उसी फॉर्म में वो पाया जाता है, उसको फॉर्म करने की जरूरत नहीं, तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेंगे हम लोग? जीरो। एग्जाम्पल से समझो, इधर देख, जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरीन गैस नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती है? Cl2। तो अगर मैं आपको बोलूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 निकालने के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली? जीरो रहने, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में ना अपने। इसी तरह देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 कितनी रहेगी? जीरो। हाइड्रोजन इसी फॉर्मेट में पाया जाता है, इसी फॉर्म में ही पाया जाता है ना हाइड्रोजन गैस, एलिमेंटल फॉर्म है वो उसका। मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe निकालने के। Fe एक सिंगल एटम Fe का, तो आयरन कैसे पाया जाता है? ऐसे ही पाया जाता है ना, Fe के फॉर्म में पाया, यही उसका एलिमेंट ही है, तो कितना रहेगा वो? जीरो। मैंने बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कितना रहेगा बोल? जीरो, वो ऐसे ही पाया। हाँ, अगर मैं बोल दूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, ये जीरो रहेगा क्या? नहीं। HCl नेचर में डायरेक्ट नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा? ठीक है ना। मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2CO3, ये जीरो रहेगा क्या? नहीं, इट विल नॉट बी जीरो, इसको बनाना पड़ेगा। Fe कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिला के बनाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी चीज़ अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसका कितना लेते हैं हम लोग? जीरो लेते हैं। ये पहला पॉइंट समझा। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर ध्यान से देख, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पीशीज बराबर होती है, ध्यान से देखना, किसी भी केमिकल स्पीशीज की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बराबर मान के चलते हैं। किसकी? जरा ध्यान से देखना, एंथैल्पी ऑफ दैट स्पीशीज, उस स्पीशीज की एंथैल्पी के, उस स्पीशीज की एंथैल्पी के। सर मतलब नहीं समझा, अभी बताता हूँ। समझ, H2O का आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाला। क्या निकाला बेटा? H2O का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाला। अब कोई तो रिएक्शन थी जिसमें H2O यूज हो रहा है। H2O क्या हो रहा है बोल? यूज हो। कौन से स्टेट में? अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। लिक्विड मतलब उसका कौन सा स्टेट है? स्टैंडर्ड। तो ये पॉइंट क्या बोलता है? किसी भी केमिकल स्पीशीज की एंथैल्पी, स्पीशीज की एंथैल्पी बराबर होती है उसी केमिकल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
तो यानी अगर मुझे कहीं पे हाइड्रोजन की एंथैल्पी लग रही तो मैं डायरेक्ट उसकी यहाँ पर क्या लिख दूंगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉरी कहीं पे अगर वाटर की एंथैल्पी लग रही है तो मैं डायरेक्ट उसके यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। कहीं पे अगर मुझे CO2 की एंथैल्पी लग रही होगी, CO2 की एंथैल्पी, तो मैं उसकी जगह पर और क्या लिख सकता हूँ, बोल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको मेन याद रखना है। तो इसको मैं इन जनरल देख ऐसा लिख सकता हूँ, किसी भी X केमिकल की एंथैल्पी बराबर होती है उस X केमिकल के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये 2 पॉइंट समझा। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, क्या था, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, एकदम सिंपल हो गया। हाँ अभी सब लोग ध्यान से देखना बेटा, समझ, मेरे पास वही सेम रिएक्शन है पहले वाली, A + A B गिविंग C + D। करेक्ट है। तो मुझे बताना इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। प्रोडक्ट में कौन कौन है देख, एंथैल्पी ऑफ C प्लस एंथैल्पी ऑफ D। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल c से, और इसको स्मॉल d से, माइनस बोल एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ B। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉल a से, और इसको स्मॉल b से। करेक्ट, यहाँ तक ठीक। अभी मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया, किसी भी केमिकल की एंथैल्पी उसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या रहती है, बराबर। तो इधर ध्यान से देखना, ये वाले स्मॉल c को ऐसे रहने दे, C की एंथैल्पी किसके बराबर रहेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। सही है, सही है। प्लस ये D को ऐसे रहने दे, D की एंथैल्पी किसके बराबर रहेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। सही। फिर बीच में माइनस, ये स्मॉल a को ऐसे रहने दे, A की एंथैल्पी किसके बराबर रहेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A। प्लस ये B ऐसी, B की एंथैल्पी किसके बराबर रहेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो इसी फॉर्मूले को देख जरा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर रहेगी, बीच में प्लस है ना, प्लस मतलब समेशन। किसको ऐड कर रहे हो आप लोग, देखो किसको ऐड कर रहे हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसी को ऐड कर रहे हो ना। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये C और D कौन है, प्रोडक्ट। तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बीच में माइनस, और फिर समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से क्या निकालते हैं, बोल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब सर यूज कैसे होता है ये, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया, यूज करेंगे और अच्छे से समझेगा। तो इसको लिखो, फिर न्यूमेरिकल एक साथ में कराते हैं। जल्दी इतना लिखो, फटाफट यहीं खड़ा हो, जल्दी लिखो ये फॉर्मूला। क्या बोला देखो, प्रॉब्लम नंबर 4.10 में, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसा लिखेंगे इसको देख, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये निकालना है। अब रिएक्शन क्या दी हुई देखो, व्हाट इज द रिएक्शन, 2C2H6 गैस प्लस 7O2 गैस गिविंग 4CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। तो ये हमको रिएक्शन दी हुई है, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब कुछ डेटा और गिवन है, देख क्या क्या गिवन है, गिवन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसका दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी दी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा क्या दिया देख, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर, कितना दिया बेटा, -285.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्या दिया देख, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, हाउ मच इट इज,
-84.9 किलो जूल पर मोल। करेक्ट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देख निकालने का क्या अपने को बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब दिया हुआ क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है अब भी देखे थे। तो पहले वाला फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होती है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, इधर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर रहेगी। पहले प्रोडक्ट की तरफ आते। प्रोडक्ट में कौन कौन है देख, CO2 और H2O। तो पहले CO2 का लेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। लेकिन CO2 का एक मोल नहीं है, कितना मोल है, 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस और कौन है प्रोडक्ट में, H2O। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितने मोल है उसके, 6। तो ये दोनों हो गए बेटा कौन, प्रोडक्ट में। माइनस अभी किसकी बारी, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट में कौन है देख, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। कितना नंबर ऑफ मोल है इसका, 2 प्लस 7 इंटू 7 है ना ये, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। सही है, सबका वैल्यू पुट करेंगे अभी। 4 ऐसी रहेगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया है, -393.5। यूनिट क्या है देख, किलो जूल पर मोल। अच्छा ये किलो जूल पर मोल में ये 4 क्या है, नंबर ऑफ मोल। ये 4 क्या है बोल, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किस में रहेगा, मोल में। तो इसका मोल और इसका किलो जूल पर मोल दोनों क्या आ जाएगा, मोल और पर मोल कैंसिल, खाली क्या बचेगा बोल, किलो जूल। याद रखना है इसको, ठीक है ना। आगे देखेंगे, प्लस 6 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना दिया है, -285.8। फिर ये बीच में माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 कितना दिया है, -84.9 प्लस 7 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, 0। क्यों रहेगा 0, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी रहेगी, 0। क्यों 0 रहेगी समझा ना रे, क्यों 0 रहेगी समझा, क्योंकि वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में, और एलिमेंटल फॉर्म में स्टैंडर्ड एंथैल्पी की वैल्यू कितनी रहती है, 0। ठीक है, सो सी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी गया 1, 4 9 जा 36 और 1 37 का 7 कैरी गया 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, एक नंबर के बाद पॉइंट 1574। फिर ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, 6 8 जा 48 का 8 कैरी गया 4, ठीक है ना, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34 का 4 कैरी गया 3, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51 का 1 कैरी गया 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, कितने नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट 1714.8। आगे देखो, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 9 जा 18 का 8 कैरी गया 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 2 8 जा 16, एक नंबर के बाद पॉइंट। फिर ये माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 0 0। तो इधर ध्यान से देखिए, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों क्या होंगे, प्लस हो, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करते हैं, 1574.0 1714.8, दोनों को ऐड करेंगे, 8 8 8 7 5 12 3, ये भी माइनस में था ये भी माइनस में था ना, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख, 169.8, अब ये प्लस में है तो ये माइनस में, प्लस में क्या करोगे, माइनस करो माइनस। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 9 नहीं जाता, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 गया 3,
बड़ा नंबर ये है तो उसकी साइन इधर आएगी, तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही थी, -3119.0 किलो जूल। मोल आएगा क्या बोल, नहीं यार सिर्फ किलो जूल। मोल क्यों हटा दिया समझा ना बेटा, मोल क्यों हटाया समझा ना, क्योंकि ये किलो जूल में दिया और ये किलो जूल पर मोल में और ये मोल में, मोल और पर मोल क्या हो जाएगा कैंसिल, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4.10। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, देखो कहाँ पर है सर वो क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज में आएंगे बेटा सब लोग। कम टू योर एक्सरसाइज, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा सब लोग। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है बोल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच नॉट आर, ये फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ क्या है देख, एक रिएक्शन दी है, क्या है रिएक्शन देख, Fe2O3 सॉलिड प्लस 3CO गैस गिविंग 2Fe सॉलिड प्लस 3CO2 गैस। इस रिएक्शन की एंथैल्पी अपने को निकालना है। अब फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेटा में और क्या क्या गिवन है देख, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 कितना दिया बेटा, -824 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितना दिया है, -110 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया है, -393 किलो जूल पर मोल। करेक्ट है, लेट्स डू इट, स्टार्ट करते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहले तो अपने को निकालने का क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या फॉर्मूला था उसका, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होती है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। माइनस करते हैं इसको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में आओ, प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, Fe, तो क्या लिखूंगा मैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe। कितना नंबर ऑफ मोल है इसका, 2 प्लस नेक्स्ट वन है देख CO2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल कितना बेटा 3। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट माइनस अभी किसकी बारी, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले कौन है, Fe2O3, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 नंबर ऑफ मोल कितना है उसका 1 है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट कौन है एक CO, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO नंबर ऑफ मोल कितना बेटा उसका 3। ये 2 लाइन लिखना भूलना नहीं है, इसके ऊपर मार्क्स रहता है, ये दोनों स्टेप पे मार्क्स है। अब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आंसर लिखे आएंगे, ठीक है ना। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखो, 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe कितना रहेगा 0, क्यों 0 रहेगा बता, एलिमेंटल फॉर्म में वो, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया है -393 माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 कितना दिया बेटा -824 प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितना है बेटा -110। सही है, कितना बनेगा देखो, ये 2 इंटू 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 3 9 जा 27 का 7 कैरी गया 2 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11। सही है, फिर ये बीच में -824, ये प्लस माइनस 3 इंटू 0 0 3 1 जा 3 3 1 जा 3।
करेक्ट है। कितना हो गया देखिए, 0 माइनस 1179 सॉरी माइनस 1179, ये माइनस माइनस प्लस 824, ये माइनस माइनस प्लस 330। तो पहले तो ये दोनों प्लस में इसको प्लस करेंगे, 330 प्लस 824, 4 5 11, ये 1154 प्लस में। हाँ नेक्स्ट क्या है 1179, किस में वो माइनस में। दोनों बड़ा नंबर कौन सा है 1179, तो इसमें से वो माइनस होगा, तो 1179 इसमें से माइनस करेंगे 1154, माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, बड़ा नंबर माइनस में है, तो आंसर कितना रहे डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -25। यूनिट क्या लेंगे बोल, किलो जूल पर मोल, क्या लेंगे किलो जूल, अपना आंसर। समझा अच्छे से बेटा, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो ये दो क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक पर बेस्ड था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझा। और एक दो क्वेश्चन है जो एंथैल्पी के ऊपर है, उसको भी करके हटाते हैं, ठीक है ना। इसको टिक करो, जो होते यार टिक करने बोला था ना, टिक करो इसको। नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, उसी पेज में क्वेश्चन नंबर 3 का 9, उसी पेज पे ऊपर दिया देख, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 क्या दिया देख, हाउ मच हीट इज इवॉल्व, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, यानी हीट निकालना है बेटा। हीट मतलब एंथैल्पी, हीट मतलब एंथैल्पी, मतलब क्या निकालना है अपने को बोल, एंथैल्पी निकालना, डेल्टा एच निकालना है। हाउ मच हीट इज इवॉल्व, डेल्टा एच, ठीक है ना, रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है। व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 12 ग्राम ऑफ कितना बेटा 12 ग्राम, तो मास दिया है, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना दिया है बोल 12 ग्राम, 12 ग्राम, ठीक है ना। 12 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद NO2, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो NO2। द रिएक्शन इज, अब जो रिएक्शन है वो क्या दी हुई है देख, व्हाट इज द रिएक्शन, 4CO गैस प्लस 2NO2 गैस गिविंग 4CO2 गैस प्लस N2 गैस। और इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या दिया बेटा, इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या बोला, -1200 किलो जूल, -1200 किलो जूल। चल बोर्ड पर देख, उसने बोला कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कितनी एंथैल्पी रहेगी बताओ। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो एंथैल्पी तो दी हुई है, फिर पूछा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसकी एंथैल्पी दी हुई है, फिर पूछा क्या है, जरा ध्यान से देख। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 4 मोल, पर अपने को कितने के लिए निकालना है 12 ग्राम। अब 12 ग्राम में 4 मोल हो, समझ रहे। तो ये जो एंथैल्पी दी हुई है कितने मोल के लिए 4 मोल, अपने को कितने के लिए निकालना है 12 ग्राम। तो एकदम सिंपल है, पहले पता कर लो 12 ग्राम में कितना मोल है, 12 ग्राम में जितना मोल रहेगा उसकी एंथैल्पी निकालनी। तो 4 मोल में इतनी एंथैल्पी है तो उतने नंबर ऑफ मोल की एंथैल्पी निकाल लेंगे अपने ट्रिक से, समझ रहे। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या क्या लगता है, मास और मोलार मास। मास दिया है 12 ग्राम, मोलार मास निकालेंगे, मोलार मास ऑफ CO, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, 12 16 28, 28 ग्राम पर मोल। अब निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल, मास बाय मोलार मास। मास कितना दिया बेटा 12 ग्राम और मोलार मास कितना 28, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 4 के, 4 दिया 12, 4 सत्ते 28, कितना आ रहा है 3/7। तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 3/7, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO कितना दिया बेटा 3/7 मोल। अब गिवन रिएक्शन, यह गिवन रिएक्शन, इसमें CO का कितना नंबर ऑफ मोल है 4, तो मैं ऐसा लिखूंगा दैट इज फॉर 4 मोल ऑफ, ध्यान से लिखना, फॉर 4 मोल ऑफ
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एंथैल्पी इज कितनी एंथैल्पी बेटा बोलना, -1200 किलो जूल। देखना जब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का 4 मोल है तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, -1200 किलो जूल। पर अपने को कितने मोल के लिए निकालना है, अपने को 12 ग्राम के लिए निकालना है। अब 12 ग्राम में कितना मोल है, 3/7। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर 3/7 मोल ऑफ CO एंथैल्पी डेल्टा H0R, रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी विल बी कितनी रहेगी, जरा ध्यान से देखा कितनी रहेगी, जरा ध्यान से देख। ये डेल्टा H0R किससे मल्टीप्लाई करेगा बोल, 4 से। इधर पे 4 मोल है ना, इधर पे 4 मोल है और इधर पे 3/7 और इधर पे -1200 एंथैल्पी है और यहाँ पे डेल्टा H0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये डेल्टा H0R किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 मोल। तो 4 इंटू डेल्टा H0R इज इक्वल्स टू, ये 3/7 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1200 से। -1200 इंटू 3/7, तो यहाँ से डेल्टा H0R को अकेला करो, -1200 3/7, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो डिवाइड करें, 4 का 4, 4 तिया 12, ये 2 0, 300 इंटू 3 कितना हो गया, -900 डिवाइडेड बाय 7, 7 से इसको कैंसिल आउट करो, 7 7 कितना बचा, 2, 7 दूनी 14 ना, 7 2 14, 6 बचा, 7 8 56, कितना बढ़ गया, 4.0, ठीक है ना। 7 5 30, 7 5 35, कितना बचा, 5.0, 7 7 49, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा लाड में नहीं आने का। तो डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन कितना आ रहा है बोल, माइनस में, हाँ किसमें, -128.57, इसका यूनिट क्या था, किलो जूल, तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा, किलो जूल। दिस इज योर आंसर। समझा अच्छे से, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, टिक कर लो उसको, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है एंथैल्पी से रिलेटेड, उसको भी करते हैं, फिर लिखो। एक क्वेश्चन और है, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन 6 ग्राम ऑफ O2, किसका मास दिया है, किसका मास दिया है, O2 ऑक्सीजन का, तो हम लोग इधर लिखेंगे मास ऑफ O2 कितना दिया बेटा, 6 ग्राम। आगे देख, व्हेन 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद ClF क्लोरीन फ्लोराइड ClF, ठीक है ना, 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विद ClF एज पर द रिएक्शन। अब वो रिएक्शन दी हुई है, क्या है रिएक्शन, देख व्हाट इज द रिएक्शन, 2 ClF गैस प्लस O2 गैस गिविंग Cl2O गैस प्लस OF2 गैस, ये रिएक्शन दी। अभी वापस से पढ़ क्वेश्चन, व्हेन 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विद ClF एज पर द रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज इज 38.55 किलो जूल। एंथैल्पी चेंज कितना है बोल, 38.55 किलो जूल। मुझे बताना क्या ये एंथैल्पी इस रिएक्शन की दी है, हाँ या ना, क्या ये एंथैल्पी इस रिएक्शन की दी है, हाँ या ना, नहीं। रिएक्शन को बीच से हटा दे और पूरे क्वेश्चन को पढ़, क्या है, व्हेन 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विद ClF द एंथैल्पी चेंज इज 38.55, रिएक्शन हटा के पढ़ो बीच से, व्हेन जब 6 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है, जब 6 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है उस वक्त की एंथैल्पी कितनी दी है बोल, 38.55 किलो जूल। इस वक्त की एंथैल्पी जब 6 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है उस वक्त की एंथैल्पी कितनी बेटा, 38.55 किलो जूल। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देख व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो निकाल। कुछ क्वेश्चन समझा, उल्टा कर दिया। देख यहाँ पे रिएक्शन की एंथैल्पी दिया था और 12 ग्राम के लिए निकालने बोला था, यहाँ पर 6 ग्राम की एंथैल्पी दिया है और रिएक्शन की निकालने बोला। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो पहले तो बात किसकी हो रही है, देख ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना मोल है, 1 मोल। इधर ऑक्सीजन का कितना मोल है मालूम नहीं, 6 ग्राम है, कितना मोल है क्या पता, तो पहले मोल निकालते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 6 ग्राम,
मोलार मास ऑफ O2, कितना ऑक्सीजन इधर 2 ना, तो 2 × 16 कितना आएगा बोल, 32 ग्राम पर मोल, सॉरी 32 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है बेटा मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया हुआ है बोल, मास दिया हुआ है 6 ग्राम और मोलार मास आया है 32। किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कितना आ रहा है 3/16 मोल। कितना आ रहा है बोल, 3/16 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गया मेरे को नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। इतने ऑक्सीजन के लिए ये एंथैल्पी दिया, इतने ऑक्सीजन के लिए वो एंथैल्पी दिया 38.55। अब गिवन रिएक्शन इज, ये है गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन का कितना मोल है, कितना मोल है 1 मोल है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। समझ अच्छे से, तो इधर ध्यान से देखेंगे, दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए एंथैल्पी इज, तो जब ऑक्सीजन 1 मोल है तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, डेल्टा H0R एंड 4 दिया हुआ कितना था 6 ग्राम, 6 ग्राम में कितना मोल है 3/16, 3/16 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एंथैल्पी कितनी एंथैल्पी है 38.55 किलो जूल। तो मिल गई 4 वैल्यू, पहले 1 मोल है फिर इतना मोल है, उसके बाद डेल्टा H0 एंथैल्पी, ये एंथैल्पी। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देख ये उससे मल्टीप्लाई होगा 3/16 इंटू डेल्टा H0R इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 38.55। डेल्टा H0R को अकेला करो, 1 इंटू 38.55, 38.55, ये 16 ऊपर चले गया और ये 3 नीचे आ गया। दोनों में से किसी एक को 3 से डिवाइड करके 16 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ आपको, 38.55 इंटू 16 डिवाइड बाई 3, 205.6, कितना रहा बोल 205.6। इसका यूनिट था किलो जूल, तो इसका भी क्या रहेगा बेटा किलो जूल। खत्म। समझा रहे अच्छे से, वेरी मच क्लियर।